हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकिताज एकेडमी। हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इससे पहले इसी चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उन्हें आप 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लें। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के मुख्य राजवंश चोल, पल्लव व चालुक्य के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अंकिताज एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में मेनली 5 राज्य और 3 केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ ये मैप में देखिए, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये पांचों राज्य, साथ ही पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ अरब सागर में लक्षद्वीप, ये तीनों केंद्र शासित क्षेत्र इसमें शामिल हैं। दक्षिण भारत का इतिहास बहुत पुराना रहा है। संगम काल से ही यह शुरू हो जाता है। बाद में अलग अलग समय में अलग अलग राजवंशों ने यहाँ पर शासन किया। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संगम काल कहते किसे हैं। प्राचीन काल में तमिल कवि बहुत सारी सभाओं का आयोजन करते थे और इन सभाओं में अलग अलग विषयों पर विचार विमर्श होता था। 100 से 250 ईस्वी तक ऐसी 3 सभाओं का आयोजन हुआ और इतिहास में इसी टाइम पीरियड को संगम युग के नाम से जाना जाता है। इसी समय कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत, जिसे तमिलकम कहा जाता है, 3 राज्यों में विभक्त था, चैर, पांड्य और चोल। दक्षिणी पश्चिमी मालाबार क्षेत्र पर चैरों का शासन था, जबकि सबसे दक्षिण में पांड्यों का शासन था और इनसे ऊपर उत्तर पूर्व की तरफ चोल राजवंश का शासन था। जब हम दूसरी और तीसरी शताब्दी में देखते हैं तो चोलों का अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देता है। करिकाल चोलों के पहले महानतम शासक थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद ही चोलों की शक्तियां सीमित होती चली गई और ये पल्लवों के यहाँ उनके सामंत के रूप में कार्य करने लगे। इसके बाद दक्षिण भारत में अलग अलग राजवंशों का प्रभाव रहा। 5वीं शताब्दी में पल्लवों का प्रभाव रहा। उसके बाद 6ठी और 7वीं शताब्दी में चालुक्य वंश का प्रभाव रहा। चालुक्यों की मेनली 3 शाखाएं थी, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग ने चालुक्यों की वातापी शाखा को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, जिसे हम इससे पूर्व के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद 9वीं शताब्दी में विजयालय के समय चोलों का फिर से उदय होता है और इसी के कारण विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। जब हम दक्षिण भारत के इतिहास को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले संगम कालीन चोलों को पढ़ा जाता है, उसके बाद पल्लव वंश, उसके बाद वातापी और वेंगी के चालुक्य। क्योंकि वातापी के चालुक्यों को पराजित करके राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी थी, लेकिन उसके बाद इन्हीं की एक और शाखा कल्याणी के चालुक्य ने 10वीं शताब्दी में अपना शासन वापस राष्ट्रकूटों से ले लिया था। इसलिए इनका सीक्वेंस यही रहता है, पल्लव वंश पढ़ते हैं, उसके बाद चालुक्य वंश पढ़ते हैं, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश पढ़ते हैं, फिर कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं और फिर लास्ट में हमने पढ़ा कि चोलों का दोबारा से उदय होता है, चोल साम्राज्य का। तो फिर हम चोल साम्राज्य को डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारी बुक में सबसे पहले चोल को बताया गया है पूरा कि किस तरह से इनका संगम काल में शासन था और फिर दोबारा से जब उदय हुआ 9वीं शताब्दी में, वो भी साथ में दिखाया गया है। उसके बाद हम पल्लव वंश को पढ़ेंगे और उसके बाद चूंकि हम राष्ट्रकूट इससे पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से त्रिपक्षीय संघर्ष चला था राष्ट्रकूटों का, यहाँ पे जो पाल वंश था और गुर्जर प्रतिहार वंश था उनके साथ, तो राष्ट्रकूट को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चालुक्य वंश को। तो चलिए हमारी बुक में देखते हैं। चोल वंश यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 मुख्य राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्य थे पांड्य और चेर अथवा केरल। अशोक के अभिलेखों में भी चोल राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। इन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। प्रारंभिक जो चोल काल था, संगम कालीन चोल, उनमें करिकाल एक प्रतापी राजा हुए जिन्होंने पुहार या पुगार नगर की स्थापना की और इसी पुहार बंदरगाह को वर्तमान में कावेरी पत्तनम के बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सिंगल से युद्ध किया। श्रीलंका का पूर्व नाम था सिंगल द्वीप, तो सिंगल से युद्ध किया और जो युद्ध बंदी बनाए गए उनसे कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। साथ ही वह चोलों की राजधानी को उरियूर से कावेरी पत्तनम भी ले गए। उसके बाद हमने देखा कि धीरे धीरे चोलों की शक्ति कमजोर होती चली गई
और वे पल्लवों के यहाँ उनके सामंत के रूप में, दरबार में मंत्री के रूप में कार्य करने लग गए। दोबारा से चोल साम्राज्य की स्थापना विद्यालय के द्वारा होती है, जो कि पल्लवों के यहाँ सामंत थे। इन्होंने पल्लवों और पांड्यों के बीच युद्ध की स्थिति का लाभ उठाकर साम्राज्य की स्थापना की और तंजौर को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया। विद्यालय के बाद इनके पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश सैप्राजित को हराया। आदित्य के पुत्र प्रांतक प्रथम ने भी पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया। साथ ही उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया। चोल शासक राजराज प्रथम के समय से ही चोल साम्राज्य की महानता का काल प्रारंभ हो जाता है। ये एक शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने पूरा मद्रास, मसूर, कुर्ग जीता। साथ ही सिंगल द्वीप पर आक्रमण कर इसके उत्तरी हिस्से पर जीत हासिल की। इसके साथ ही ये दक्षिण भारत के एक छत्र सम्राट बन गए। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव के राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके बाद इनके पुत्र राजेंद्र प्रथम अगले शासक बनते हैं, जो कि चोल साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। इनके शासनकाल में ही चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार होता है। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी, जिसके बूते वो पेंगू, जो कि वर्तमान बर्मा या म्यांमार है, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह व श्रीलंका को जीत लेते हैं। उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण कर बंगाल व बिहार में पाल वंश के नवे शासक महिपाल को हराया, जिससे उनकी सेनाएं कलिंग पार करके उड़ीसा, दक्षिण कोसल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक भी पहुंच गई और इसी जीत की उपलक्ष्य में उन्होंने गंगे कौंड की उपाधि धारण की। ये देखिए चोल साम्राज्य को अगर हम प्रारंभिक यानी संगमकालीन चोलों की बात करते हैं तो इनका शासन तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ही सिमटा हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके साम्राज्य का विस्तार हुआ। इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ भाग, साथ ही सिंगल द्वीप भी शामिल हो गया और चोल राजराज प्रथम दक्षिण भारत के एक छत्र सम्राट बन गए। इन्हीं के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगा तक के प्रदेशों के साथ ही बर्मा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि को भी जीत लिया। और ये देखिए यहाँ पे चोल टेरिटरी के साथ ही चोल इन्फ्लुएंस, चोलों के प्रभाव क्षेत्र को भी दिखाया गया है। इनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारे जाते हैं, जिसका बदला राजेंद्र कुंडल संगमम के युद्ध में चालुक्यों को परास्त करके लेते हैं। आगे चलकर चोलों और वेंगी के चालुक्य के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित होता है। राजेंद्र कुलोत्तुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य के स्वामी थे। इस प्रकार कुलोत्तुंग ने चालुक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापना की। उन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया। इनके शासनकाल में ही वेंगी का क्षेत्र चोल साम्राज्य का अंग बन जाता है। अब बात करते हैं चोल प्रशासन की। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। ये 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी और पीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में ग्राम प्रशासन था, तो चोल वंश में। इसके साथ ही चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी कि इसमें ग्राम प्रशासन को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इसके साथ ही इसमें 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है कि चोल प्रशासन का वर्णन कीजिए, तो हमें इस तरह डायग्राम बनाते हुए इसको समझाना है। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। गांवों के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियम के अनुसार निर्वाचित होते थे। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से पूरे चोल राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें कि मंडलम कहा जाता था। जैसे कि वर्तमान में हमारे देश को प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से 28 राज्यों में बांटा गया है, वैसे ही उस समय चोल राज्य को 6 प्रांतों में बांटा गया था और इन प्रांतों के भी कई उपविभाग होते थे, जिन्हें कोट्टम कहा जाता था। कोट्टम को भी 3 उपविभागों में बांटा गया था, नाडु, कुर्रम और ग्राम, जिसमें से नाडु की सभा को नाटार कहा जाता था और जो नगर की श्रेणियां होती थी उनको नगरतार कहा जाता था। प्रत्येक मंडल को स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज या स्वर्ण मुद्राओं के रूप में दिया जाता था। चोल राज्य में 16 अंश का एक सिक्का प्रचलित था, जो कि कांसू कहलाता था और ये सिक्का सोने का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना होने के साथ साथ नौसेना भी थी। चोल राजाओं ने सिंचाई की भी बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। अब बात करते हैं चोल कला की। चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को ही आगे बढ़ाया। इनकी द्रविड़ मंदिर शैली थी। दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर इसी शैली से निर्मित किए गए हैं।
इस शैली की विशेषता होती है वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, प्राकार या चार दीवारी, पिरामिड अनुसार शिखर का होना। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की ही देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। इसी तरह से चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्ति भी सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास भी इसी युग में हुआ। अब बात करते हैं चोल समाज की। चोल राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, जबकि वैष्णव धर्म के लोग विष्णु भगवान को मानते हैं। राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। यहाँ पर ये चोलकालीन मंदिरों को दिखाया गया है और ये नटराज शिव की प्रतिमा जो कि चतुर्भुज भगवान शिव की कांस्य की मूर्ति है। तो अभी हमने चोल प्रशासन, चोल वंश का संपूर्ण अध्ययन किया। एक बार हम इससे बनने वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश है जो अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। नटराज की कांस्य मूर्ति का संबंध किस वंश से है? चोल वंश से है। किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो यहाँ भी चोल वंश आएगा। किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की? तो राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की, क्योंकि उन्होंने गंगा पार तक के प्रदेश जीत लिए थे पाल शासक महिपाल को हराकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि भारत की विशालतम नंदी की मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो वर्देश्वर या राजराजेश्वर मंदिर में ही स्थापित है। और इसी से जुड़ा अगला क्वेश्चन बनता है कि राजराजेश्वर मंदिर या तंजौर का मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह द्रविड़ शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है और इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। और एक क्वेश्चन जो बन रहा है, हमने अभी देखा, कांसू किसे कहा जाता था? चोल राज्य में 16 अंश का जो प्रचलित सोने का सिक्का था उसे ही क्या कहा जाता था? कांसू कहा जाता था। इसके अलावा इसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन रहा है कि चोल प्रशासन को स्पष्ट कीजिए। तो वो मैंने अभी आपको पूरी तरह से बताया कि उसमें आपको क्या लिखना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं पल्लव वंश को। पल्लव वंश, इस वंश के शासक मद्रास, तिरुचिरापल्ली, तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। ये सभी जिले तमिलनाडु में हैं। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा के रूप में कांची के विष्णुगोप का उल्लेख मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु 6ठी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठे। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं में महेंद्र वर्मा प्रथम, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय आदि हैं। तो हमारे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि महत्वपूर्ण पल्लव वंश के शासकों के नाम बताइए। यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट है महेंद्र वर्मा प्रथम और नरसिंह वर्मा प्रथम, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता थे। उन्होंने पत्थरों को तराशकर अनेक मंदिर बनवाए। साथ ही मत विलास प्रहसन नामक नाटक की भी रचना की, जो कि पल्लव काल की महत्वपूर्ण रचना है। उन्होंने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। उन्हें लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया और यहीं से चालुक्य व पल्लवों के मध्य युद्ध की शुरुआत हुई। इनके बाद इनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम राजा बने। ये पूरे पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करके अपने पिता की हार का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी पर भी अधिकार कर लिया। हालांकि बाद में चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया था। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उनकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में ही महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। रथ मंदिरों की संख्या 7 होने के कारण इन्हें सप्त पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उनकी राजधानी कांची पर भी अधिकार कर लिया। अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन थे। आगे चलकर पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने अपने राज्य में मिला लिया और इस तरह से पल्लव शासन का पतन हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मत विलास प्रहसन नामक नाटक किसने लिखा था? तो पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मा प्रथम ने लिखा था। सेकंड क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंश के किस शासक ने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। थर्ड क्वेश्चन, महाबलीपुरम नगर या मामल्लपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। साथ ही इसमें चट्टानों को तराशकर मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। कांची भी वर्तमान तमिलनाडु में ही स्थित है।
पल्लव शासकों में से कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के उपासक थे। यहाँ पर ये पल्लवकालीन मंदिरों को दिखाया गया है। अब बात करते हैं चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश की 3 महत्वपूर्ण शाखाएं थी। 6वीं व 7वीं शताब्दी में वातापी व वेंगी के चालुक्यों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इनकी वातापी शाखा के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही वातापी या बादामी को अपनी राजधानी बनाया था। इनके बाद कीर्तिवर्मन हुए और फिर कीर्तिवर्मन के बाद पुलकेशिन द्वितीय हुए, जो कि इस वंश के सबसे महान व प्रतापी शासक थे। इनका राज्य उत्तर में नर्मदा से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी के तट तक फैला हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को पराजित कर दक्षिण में प्रवेश करने से रोका था। साथ ही परमेश्वर की उपाधि भी इसी उपलक्ष्य में धारण की थी। यह जानकारी हमें रवि कीर्ति द्वारा लिखित ऐहोल के अभिलेख से मिलती है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने देखा जब हम पल्लव वंश को पढ़ रहे थे कि पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हराकर अपने पिता की हार का बदला लिया। उसके बाद पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य की शक्ति को दोबारा से प्रतिष्ठित किया। ऊपर हमने चालुक्य वंश की जिस द्वितीय शाखा वेंगी के चालुक्य का उल्लेख किया, इस वेंगी क्षेत्र यानी आंध्र प्रदेश को पुलकेशिन द्वितीय ने ही जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक बनाया था। इसी के साथ ही वेंगी के चालुक्य की शुरुआत हुई थी, लेकिन आगे चलकर चोलों व चालुक्यों में वैवाहिक संबंध स्थापित होने से वेंगी के चालुक्यों का क्षेत्र भी चोल वंश में ही चला गया। तो अभी हमने देखा 6वीं व 7वीं शताब्दी तक ही वातापी और वेंगी के चालुक्यों का प्रभाव रहा। उसके बाद राष्ट्रकूटों का शासन चलता रहा। हालांकि बाद में 973 ईस्वी में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने राष्ट्रकूट नरेश को पराजित कर दिया और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। तो ये दोबारा से शुरुआत होती है यहाँ से चालुक्य वंश की, और यहाँ पे तीसरी शाखा आ जाती है कल्याणी के चालुक्य। यह नया राज्य 1200 ईस्वी तक चलता रहा। हालांकि इनका चोल वंशी शासकों से संघर्ष होता रहा। चोल नरेश राजराज ने जब चालुक्य राजा सत्याश्रय को पराजित कर दिया, तो चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने इस अपमान का बदला न केवल राजाधिराज को कोप्पम के युद्ध में करारी हार देकर लिया, बल्कि उन्होंने राजाधिराज का वध भी कर दिया, जो अभी हमने ऊपर चोल वंश को डिस्कस करते वक्त देखा था। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है 7वें नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के शासनकाल से। ये विक्रमांक के नाम से विख्यात थे। इन्होंने कांची पर अधिकार कर लिया और प्रसिद्ध कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया। साथ ही इन्होंने प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर को भी संरक्षण प्रदान किया था। इन्हीं कवि विल्हण ने विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि विल्हण की प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए, या फिर विक्रमांक देवचरित किस राजा के जीवन पर आधारित है। तो यह विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन पर आधारित है, जो कि चालुक्य वंशीय राजा थे। वातापी और कल्याणी के चालुक्य नरेश ने हिंदू होने पर भी बौद्ध और जैन धर्म को आश्रय दिया। चालुक्य राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण किया। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। और ये मिताक्षरा क्या है? यह हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। तो ये भी 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिताक्षरा की रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने की। और वे किसके दरबार में रहते थे? चालुक्य वंश की राजधानी कल्याणी में ही रहते थे। और मिताक्षरा क्या है? यह हिंदू कानूनों का एक आधिकारिक ग्रंथ है। ये देखिए, इसमें चालुक्य वंश की तीनों शाखाओं को बताया गया है, वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो आज हमने चोल वंश, पल्लव वंश और चालुक्य वंश को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाह्य आक्रमणकारी के रूप में शक, हूण और कुषाण को डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।